जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था 3.1 और उसको कंप्लीट किया था 2 स्टेप्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं 3.2 एक्सरसाइज 3.2। अब 3.2 करने से पहले उसमें एक दो चीज़ें आती हैं वो समझ लें पहले, ताकि वो आपकी जो बेस बन जाए, और बेस जब आपकी अच्छे से बन जाएगी तो आप क्वेश्चन ईजिली कर सकेंगे। तो बेस में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं 3.2 के लिए। एक है डायरेक्टली प्रोपोर्शन और एक चीज़ हमारे पास होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शन। ये दो चीज़ें ही इस एक्सरसाइज में आपको मिलेंगी, तो इसको पहले समझ लें ये होती क्या है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं लाइक एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वाई। इन्वर्सली हमने लिखना हो तो हम लिखते हैं एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू, नॉट नोमिनेटर में वैल्यू लिखते हैं बल्कि डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखते हैं और इसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शन बोल देते हैं। एक्स, अब इसको पढ़ा जाएगा एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू वाई और इसको पढ़ा जाएगा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वाई। इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिख देते हैं ना कि नोमिनेटर में। अब ये डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शन बेसिकली क्या है? सो बेसिकली ये, अगर आप एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो साथ वाई की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और आप एक्स की वैल्यू कम करते हैं और वाई की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अगर वैल्यू बढ़ाने से वैल्यू बढ़ जाए, एक वैल्यू बढ़ाने से दूसरी वैल्यू भी बढ़ जाए, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इन अ सिमिलर वे, अगर एक वैल्यू कम करने से दूसरी वैल्यू भी कम हो जाए तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। मतलब ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बढ़ाने से बढ़ जाए और या कम करने से कम हो जाए। एक वैल्यू बढ़ाने से दूसरी बढ़ जाए, एक कम करने से दूसरी भी कम हो जाए। ये हमारे पास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इन्वर्सली प्रोपोर्शन इसका उल्ट होता है। वो क्या होता है? वही होता है, अगर आप एक वैल्यू की वैल्यू बढ़ाते हैं, फर्ज करें आपने एक्स की वैल्यू बढ़ाई, सो वाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होनी चाहिए। इसको कहते हैं इन्वर्स। इन्वर्स कहते हैं उलट को। तो ये उसका एक उलट प्रोसेस है, इन्वर्स प्रोसेस है, जिसको इन्वर्सली प्रोपोर्शन हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू कम कर दें तो वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्योंकि ये उसके उलट अमल है तो इसको बढ़ना चाहिए। सो इसमें भी दो केसेस यूज़ करते हैं। सो इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन। अब हम इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आपको हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही बताती है आपने क्वेश्चन में क्या करना है, तो स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको पहले रीड आउट करते हैं। सो 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वाई वेरीज डायरेक्टली। उन्होंने मेंशन किया डायरेक्टली मेंशन, तो इसका मतलब है आपने डायरेक्टली साइन पुट करके, साइन दोनों के लिए किया, बस एक को नोमिनेटर में और एक को डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, इतने फ़र्क है डायरेक्टली और इन्वर्सली में। सो वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स। सो वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स है, और आपको आगे वैल्यूज़ बताई गई हैं। वैल्यूज़ क्या है जी? वाई इज़ इक्वल टू 8, एक्स इज़ इक्वल टू 2। अभी आपको सिंपल ये टॉपिक स्टेटमेंट है उस क्वेश्चन की। अभी इसके आगे 3 पार्ट हैं, वो अभी हमने शुरू नहीं करने, बल्कि इस पहले टॉपिक स्टेटमेंट को हमने समझना है। इसमें हमें बताया क्या गया। सो देखें इसको जी, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स बताया गया था, सो हम लिखेंगे वाई। ये जो हमारे पास डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, इसको ख़त्म करके हम कोई कॉन्स्टेंट लगाते हैं, ये डायरेक्टली चेंज हो जाएगा इज इक्वल टू में, और क्योंकि इसको हम ख़त्म करें तो उसके लिए कॉन्स्टेंट आना चाहिए, तो कॉन्स्टेंट हम के लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये थोड़ा फेमस कॉन्स्टेंट है इसलिए हम इसको के ही ले रहे हैं, अदरवाइज़ आप कुछ भी कॉन्स्टेंट ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल, कोई भी अल्फ़ाबेट जो है एज अ कॉन्स्टेंट यूज़ हो सकता है। क्योंकि फेमस के होता है तो हम उसको के ले लेते हैं कि आपने ये साइन हटा के के लगा देना, इज इक्वल टू लगा के ये वैल्यू एज इट इज़। अब जबकि आपको y और x की वैल्यू बताई गई है, तो ये y और ये x है, तो पीछे किसकी वैल्यू बच जाती है? वो k है। अब हमने यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है। k क्या होगा जी? x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगी, सो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। y क्या है जी? 8 है, डिवाइड बाई x क्या है? 2 है, इज इक्वल टू k। 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा, सो 4 इज इक्वल टू k। सो हमारे पास टॉपिक स्टेटमेंट से एक वैल्यू आई जो कि k की थी, वो है हमारे पास 4। अब हम क्वेश्चन रीड आउट करते हैं जी। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमें क्या कहता है? वो ये कहता है जी, आपने y फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x। ये उसका पार्ट 1 है, एज इट इज़ y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करना है आपने। हमारे पास y की एक स्टेटमेंट थी, वो ये थी y इज़ इक्वल टू के एक्स, तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे y इज़ इक्वल टू के एक्स। उन्होंने कहा आपने y फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x, तो आपने x वैसे ही रखना है और y की वैल्यू पुट कर दें। y की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? वो मैं क्वेश्चन में ही दी हुई थी, 8 है। सॉरी y की नहीं, k की वैल्यू 4 है, हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, x एज इट इज़ लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। सिंपल एज डैट, बड़ी इजी क्वेश्चन है। पार्ट 2 में हमें क्या बताया जाता है? पार्ट 2 में हमें बताया जाता है y फाइंड करना है आपने, जबकि आपको x की वैल्यू दी हुई है। यू हैव टू फाइंड y, x आपको गिवन है 5। स्टेटमेंट आपने सबके लिए यही उठानी है,
जब आप ये इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स कर रहे होंगे तो आपको एक टॉपिक स्टेटमेंट बताई जाएगी, जैसे ये है तो आप उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब उसका डायरेक्टली इन्वर्सली या इन्वर्सली का साइन हटा के आप कॉन्स्टेंट लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, और ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये मेन स्टेटमेंट होगी आपकी, या सॉरी मेन इक्वेशन होगी जो आपकी बाकी क्वेश्चन के लिए या डिफरेंट पार्ट्स के लिए आगे आपने चलानी है। तो इसलिए यहाँ पे अपने y की वैल्यू फाइंड हम करनी है और x बताया गया, तो हम ये स्टेटमेंट लिख लेंगे मेन जो हमारे पास जनरल है, जनरल इक्वेशन थी y इज इक्वल टू के एक्स, हमने y फाइंड करना है, सो y यहीं पे रहेगा, k की वैल्यू हमने निकाली है, ये जो हमने k की वैल्यू निकाली है ये भी हमने जनरल k की वैल्यू है, इसके डिफरेंट स्टेप्स में सॉरी इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स में यही k की वैल्यू यूज़ होनी है और कोई वैल्यू यूज़ नहीं होनी। सो k की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 4, ये हमने टॉपिक स्टेटमेंट से निकाली थी, सो ये 4 आ गया, x की वैल्यू हमें दी गई है 5, ये दी हुई है 4 5 20, सो y की वैल्यू आ चुकी है 20, इसके साथ हमारे जो है सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है जी, थर्ड पार्ट में आपने x फाइंड कर लेना, ये थर्ड पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, x फाइंड करना, जबकि y आपको दिया हुआ है 28, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड। हमें पता है y इज इक्वल टू के एक्स, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है जो हमने टॉपिक स्टेटमेंट से निकाली थी। अब हमने क्योंकि x फाइंड करना है तो हम x को यहीं पे रखेंगे, k यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ पे आके डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास अब y की वैल्यू भी और k की हमने शुरू से निकाल ली थी, k की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 4 निकाली थी टॉपिक स्टेटमेंट से, y है 28 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एक्स, 4 1 जार 4 7 जार, तो 7 इज इक्वल टू एक्स। तो इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, इसको जो सेकंड पार्ट है वो मैं नहीं करने वाला हूँ, वो क्यों नहीं करने वाला, जो इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल रिलेटेड है, सेम चीज़ें, मैं आपको थोड़ा सा उसका बता देता हूँ, बेसिक बता देता हूँ, नहीं तो उसमें वैल्यूज चेंज है, सेम मेथड से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट ये है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, ये मैं उसके टॉपिक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, जबकि आपको y 7 दिया गया और x 3 दिया गया, तो आपने क्या करना है पहले की तरह y इसको हटा के इज इक्वल टू लगा देना है, k कॉन्स्टेंट आ जाएगा, इसको जब भी हटाना है आपने कोई कॉन्स्टेंट लगाना है जो कि k होता है, और ये x एज इट इज़ आ गया, सो ये y डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू k, यहाँ पे जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है इक्वल दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है, यहाँ पे जो प्लस होती है इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस होती है, और क्योंकि प्लस माइनस अपोजिट ऑपरेशंस है और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी अपोजिट ऑपरेशंस हैं, सो आप जब राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो अपोजिट ऑपरेशंस का ख्याल रखेंगे, वो अपने अपोजिट ऑपरेशन में चेंज हो जाएंगे। यहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे आके वो वैल्यू डिवाइड हो रही है, वाई आपको क्या बताया, वैल्यूज पुट करेंगे 7, एक्स आपको क्या बताया गया 3, सो आपके पास के की वैल्यू आ चुकी है 7/3। अब के की वैल्यू भी आ चुकी है और आगे दो पार्ट्स दिए हैं, एक में आपसे पूछा गया y इन टर्म्स ऑफ x, क्या आप y बताएं इन टर्म्स ऑफ x, तो आपको पता है y इन टर्म्स ऑफ x कैसे फाइंड करना है, y इज इक्वल टू के एक्स लिखेंगे, यहाँ पे बस k की वैल्यू पुट कर देंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। फिर आपसे पूछा गया कि x फाइंड करने जब आपको y बताया गया, फिर आपने y फाइंड करने जब आपको x बताया गया। सो पहले क्वेश्चन की तरह ही जो तीनों पार्ट्स मैंने किए उनको अच्छे से आपने देखना है, तो यही इक्वेशन आपने उठा के वैल्यूज आगे पीछे करते रहना और आपका आंसर आ जाना है। इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, टॉपिक स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ। इफ़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी, अगर आर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये भी सेम है पर थोड़ी सी चेंजिंग के साथ। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो सेम आएंगे आपके पास, तो 3.2 के। इफ़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी, फिर आपको आर बताया गया, आर क्या है जी 5 है, फिर आपको टी बताया गया जो कि 8 है, और क्वेश्चन ये पूछा जाता है फाइंड द इक्वेशन कंटेनिंग कनेक्टिंग आर एंड टी। सो बेसिकली आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसमें आर एंड टी आएगा, इसको कहते हैं इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी। उसके बाद आपको बोला कि आल्सो फाइंड व्हेन टी इज इक्वल 64 एंड व्हेन आर इज इक्वल टू 20। ठीक है जी। सो पहले क्वेश्चन की तरह ही हम पहले बस उसकी सिंपल इक्वेशन निकाल लेते हैं, बाकी इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। आर डायरेक्ट इक्वेशन टू टी आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन की तरह आर इज इक्वल टू, इसको हटा के के लगाएंगे, ये टी आ जाएगा। अब आर और टी आ चुका है तो आप के कैसे फाइंड करेंगे, के टी मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या है 5 है, टी की वैल्यू क्या है 8 है, सो के इज इक्वल टू 5/8। अब आगे जो दोनों इसके पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो आपने खुद करने हैं, वो पहले क्वेश्चन की तरह। तब जाए इसके उसको उन्हीं क्वेश्चन को हम अगेन एंड अगेन रिपीट करके डिफरेंट वैल्यूज़ में टाइम वेस्ट करें। आप पहले क्वेश्चन के जो 3 पार्ट हैं उनको अच्छे से देखें,
उन्हीं क्वेश्चंस के तीनों मेथड्स बिल्कुल सेम है, इन क्वेश्चन में सेम मेथड्स फॉलो होंगे, बस वैल्यूज़ डिफरेंट हो जाएंगी। सो वो हमें करने की ज़रूरत नहीं। 12 क्वेश्चन नंबर 4 है जी, आर डाइल क्वेश्चन टी स्क्र आर इज इक्वल टू 8 टी इज इक्वल टू 3 फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू 6। सो पहले क्वेश्चन की तरह ये भी हमें नहीं करना, वैल्यूज चेंज है। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही है। 6 में क्या है, 6 में ये है जी डब्ल्यू वेर इज डाइल क्वेश्चन एज यू क्यूब एंड डब्ल्यू 81 है व्हेन यू 3 है, फाइंड द डब्ल्यू व्हेन यू इज इक्वल टू 5। सो ये भी पहले क्वेश्चन की तरह है। पहला क्वेश्चन अच्छे से देखिए, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, उसमें जो मैंने बातें बताई हैं उससे नीचे फॉलो होंगी एज इट इज। उसके बाद है जी इफ़ वाई वेरीज इन्वर्सली एज एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 7 एक्स इज इक्वल टू 2 फाइंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 126। सो ये भी बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है। पहले आप जनरल इक्वेशन निकालेंगे, फिर आप एक स्टेप में क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन में ना जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, में दो क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। तो आपने दोनों क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह, कोई चेंजिंग नहीं है। होती तो मैं साथ साथ कर देता। क्वेश्चन नंबर 8 में है जी, 7 तक सेम क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको स्टेटमेंट्स बना के दी गई हैं, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही जैसे आप टॉप से करके आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 ही मैं कर रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है, डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें, फिर 8 से आगे 9 है, 10 है, 11 है, 12 है एंड 13 है, वो सारे सेम क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ दी हुई है, जैसे y डायरेक्ट पोजिशन टू 1/x, फिर आपको y 4 दिया जाता है और x आपको 3 दिया जाता है। सो आपने क्या करना है, अगेन मैं बार बार चीज़ें क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि सेम क्वेश्चन हैं डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ। y अभी हम इसको ये नहीं पढ़ सकते y डायरेक्टली पोजिशन टू 1/x, इसको हम पढ़ेंगे y इन्वर्सली पोजिशन टू x, ठीक है। ये डिफरेंस है डायरेक्टली और इन्वर्सली पढ़ने का। y इसको हम हटा क्या करते हैं, इक्वल लगाते हैं, जब इसको हटा देते हैं तो हम कोई ना कोई कॉन्स्टेंट लगाते हैं और ये 1/x एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे आप y और x की वैल्यू पुट करते हैं, जो आपको क्वेश्चन में y और x की वैल्यू बताई भी है, और k आपने फाइंड कर लेना है। अच्छा जी, y की वैल्यू क्या है, 4 है, k एज इट इज़, x की वैल्यू क्या है जी 1/x की वैल्यू है 3, तो 1 के नीचे 3 आ जाएगा। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी मल्टीप्लाई। 4 3 ज़र क्या होता है 8 होता है, नहीं 4 3 ज़र 12 होता है, इज इक्वल टू k। सो ये आपके पास k की वैल्यू आ चुकी है। जब k की वैल्यू आ चुकी है, अब आगे वो पता है आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो आगे आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है, इसी का हिस्सा है वो कहता है आपको जी x फाइंड करें, जबकि y आपको 24 दिया गया। अब इसमें क्या मुश्किल है, ये बिल्कुल क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरह। उसमें क्या था, उसमें आपको x 5 दिया हुआ था, y पूछा गया था। अब इसमें आपको x फाइंड करना है, तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपने जो इसकी इक्वेशन है वो उठा लेनी है। जो आप डायरेक्ट पोजिशन इन्वर्सली पोजिशन हटा के लेके आते हैं, वो क्या है, y इज इक्वल टू k ओवर एक्स, या k 1/x है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू k इंटू 1/x, ये दी भी है। अब इसमें आपको x फाइंड करना है, सो ये x यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा y(x) इज इक्वल टू सिंपल k 1 ज़र k होता है। x फाइंड करना है तो x यहीं पे रहेगा, y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा k/y। सब यहाँ पे सिंपल आप k और y की वैल्यूज़ पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। k की वैल्यू क्या है जी 12, तो यहाँ पे 12 पुट कर दें। y की वैल्यू है 24, सो 12 1 ज़र 12 2 ज़र 24, सो आपके पास आंसर आया x इज इक्वल टू 1/2। सिंपल एज दैट। इतनी सी आपकी एक्सरसाइज थी और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाती है। अगेन मैं बोल रहा हूँ इजी क्वेश्चन है, एक ही मेथड है, डायरेक्टली और इन्वर्सली क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। मैं रिपीट कर देता हूँ, डायरेक्टली क्या होता है, इन्वर्सली क्या होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन ये होता है कि फ़र्ज़ करें इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो है 10 रुपीज़ और इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो फ़र्ज़ करें है जी 12 रुपीज़, ठीक है जी। तो 10 रुपीज़ में ये बन रही है और 12 रुपीज़ में ये सेल हो रही है। अब फ़र्ज़ करें इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो इसको बनाने की ऊपर जो हमारे पैसे खर्च होते हैं, वो फ़र्ज़ करें अब हो रहे हैं 15 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो भी बढ़ा देंगे। पहले ये 10 रुपये में बन रही थी और 12 रुपये में सेल हो रही थी, अब ये 15 रुपये में बनेगी और 20 रुपये में सेल हो जाएगी। सो बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कोई भी आपके पास पेन है, पेंसिल है, बुक है, प्रॉपर्टी है, कार है, होटल है, कुछ भी है, उसकी प्राइस बढ़ने से दूसरी की प्राइस बढ़ जाए, ठीक है जी। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा था कि x है, इसकी प्राइस बढ़े तो y की प्राइस भी बढ़ जाए, तो डायरेक्टली है। अगर x की प्राइस कम हो तो y की प्राइस भी कम हो जाए,
ये भी डायरेक्टली है। तो मतलब जहाँ पे भी सेम ऑपरेशंस हो, एक ही वैल्यू बढ़ाएं तो दूसरे की भी बढ़ जाए, एक ही कम करें तो दूसरे की भी कम हो जाए, तो वो आता है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन में। इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है, जहाँ पे आप एक की वैल्यू कम करते हैं तो दूसरे की वैल्यू भी कम हो जाती है। फर्ज करें आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सब कम आ गई है, तो आप बजाय महंगा बेचने के आप कहते हैं नहीं जी अब पहले 10 में बन रही थी अब 8 में बन रही है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 10 में बेचेंगे, ठीक है जी, 2 रुपये हमारा मुनाफा होगा। अब हम इसको 8 में बना के 10 में बेच देंगे, तो क्या होता है एक की प्राइस कम होने से दूसरे की भी कम हो गई है, डायरेक्टली भी आ गई। इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है, एक की प्राइस बढ़े और दूसरे की कम हो जाए, ये एक की कम हो दूसरे की बढ़ जाए, जिसमें आप एक की प्राइस बढ़ाएं तो दूसरे की कम हो जाए, एक की कम करें दूसरे की बढ़ जाए, इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शन कहते हैं। इन्वर्स प्रोपोर्शन, उलट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन तनासुब कहते हैं, दो रेशियोज़ के दरमियान जो आपके पास जो रिलेशन होता है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं, तनासुब कहते हैं, रेशियो कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, एक ही कॉन्सेप्ट की पूरी एक्सरसाइज घूमती है। मज़ीद आपको क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर फिर वीडियो बना दूँगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।